जय हिंद। आपका अपना चैनल शिक्षा 94 में आपको स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान, और इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे जो NCERT पे आधारित होगा। ये वन शॉट वीडियो है। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसको हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि यूरोप है क्या। तो यूरोप, जैसे हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार एशिया एक महादेश है, उसी प्रकार से यूरोप भी क्या है, महादेश है। जो हमारा भारत देश जो एशिया में है, वो हमारे एशिया महादेश के पश्चिम साइड में यूरोप महादेश पड़ता है। तो वहाँ क्या था कि फ्रांस में वहाँ के राजा वहाँ के जनता के साथ बहुत अन्यायपूर्ण और भेदभाव किया करता था, जिससे वहाँ के कुछ जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग उस राजा को उखाड़ फेंकते हैं और इस प्रकार से राजतंत्र से वहाँ पे लोकतंत्र का स्थापना होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो और इसके बाद ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर हम लोग इस चीज़ को पढ़े तो क्यों पढ़े। तो देखिए, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति हुआ, उससे पूरा विश्व सीखा कि किस प्रकार हम अगर किसी देश के या किसी भी राजा के चंगुल में हैं तो हम उसे कैसे लड़े, अपने अधिकार, अपनी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के लिए हम लोग कैसे लड़े, और हम अपना एक स्वतंत्र जीवन कैसे जिएंगे। तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। तो हम लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से हम लोग को बहुत, या पूरे विश्व को सीखने को मिला, और बहुत से देश उसे सीखकर अपने देश को मतलब आज़ाद भी करवाएं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो कुछ परिभाषाएं पर हम लोग फोकस करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको चैप्टर आसानी समझ में आएगा, और अगर कुछ गलती होगा तो माफ कीजिएगा। जैसे में राष्ट्र क्या है, तो ये एक महान व्यक्ति हैं, विचारक हैं, अर्नस्ट रेनन। इनके अनुसार राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि एक देश जो होता है, उस देश के में रहने वाले लोगों को आपस में भावनात्मक एकता होता है। अब भावनात्मक एकता किसमें होता है? भाषा को लेकर होता है, नस्ल के लेकर होता है, धर्म के लेकर होता है, क्षेत्र के लेकर होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक राष्ट्र के लोग, कुछ समान भाषाएं तो बहुत होती है, पर समान भाषाएं बोली जाती है, समान नस्ल के लोग होते हैं, और नस्ल अगर भाषा अलग भी हो तो भावनात्मक एकता होता है। यानी राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति वो क्या होते हैं, एक भावना होता है, उनके दिल में वही प्रेम रहता है। और एक राष्ट्र जो होता है वो लंबे प्रयास के बाद और त्याग यानी अपना बलिदान, कुर्बानी और उसके पर निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक लंबे प्रयास, अगर राष्ट्र अगर किसी के कब्जे में हो, अगर हम उसे आजाद कराना हो तो लंबा प्रयास करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता, निष्ठा से हमको लड़ना पड़ता है, तब जाके राष्ट्र हमें प्राप्त होता है। और एक राष्ट्र को अगर बचाना है तो हमें उसमें कुछ त्याग करना होता है, उसके लिए आपका निष्ठा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग राष्ट्र को समझेंगे। आप परिभाषा याद कर सकते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, इस भावना को ही हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्र कहेंगे। अगर हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमें प्रेम है तो उस भावना को क्या बोलेंगे, तो उस भावना को बोलेंगे हम राष्ट्रवाद। निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद क्या है? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश ना हो, जिसकी सत्ता पर क्या हो, कोई अंकुश ना हो, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारी होती है। यानी वैसा सरकार निरंकुश सरकार कहलाएगा।
जो जिसकी शासन व्यवस्था पे कोई लगाम ना हो, कोई अंकुश ना हो, उसको जैसी इच्छा हो वैसे चलाता हो, एकदम दमनकारी हो वो, और सैन्य बल प्रधारित हो। अगर हम उसके बारे में आवाज उठाते भी हैं तो उस पर सैनिक है तो क्या करता है, वो बदला ले सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, मार सकता है। यानी उस पर कोई दबाव नहीं है, वो अत्यंत यानी एक तरह से बदमाश सरकार के रूप में हम इसको कह सकते हैं, जो अपने जनता के प्रति वह सोचता नहीं है कि जनता किस प्रकार से हमारे देश में रहता है, किस गरीबी को झेल रहा है, उसके प्रति में नहीं सोचता है। तो ऐसे निरंकुश सरकार, ऐसी सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, निरंकुशवाद के रूप में हम लोग जानेंगे। और यही अगर रवैया रहता है तो ऐसा ही शासन व्यवस्था को जनता उखाड़ फेंकती है। कल्पनादर्श क्या है? कल्पनादर्श को यूटोपिया भी कहते हैं। यह है एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। आप अगर मतलब आप एक व्यक्ति हैं, आप एक ऐसा समाज की कल्पना करें जो लगभग संभव ना हो। कल्पना कर लिए कि एक एकदम अच्छा ऐसा एकदम देश हो, ऐसा समाज हो जो कि उसको हम पूरा नहीं, मतलब वैसा नहीं हो सकता है, जिसको मतलब कह सकते हैं कि कल्पना तो कर लेते हैं लेकिन वह समाज जो है उस रूप में, जिस रूप में आप सोचते हो उस रूप में होना संभव नहीं है, उसे कल्पनादर्शी यूटोपिया कहते हैं। उदारवादी लोग का मतलब होता है, उदारवादी अर्थ होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको और गहनता से अध्ययन करेंगे। उदारवादी का मतलब होता है नए विचार वाला व्यक्ति, जो कहता है व्यक्ति की आज़ादी, कानून के समान सबकी बराबरी हो, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग का विशेष अधिकार की समाप्ति। यानी उदारवादी लोग नए विचार के लोग हैं, ये सोचते हैं कि समाज में सबका बराबर हक मिले, सब एक समान हो, कोई नस्ल, धर्म, जाति पर भेदभाव ना हो। और खासकर जिस अध्याय के जिस देश के बारे में हम लोग को पढ़ना है उसमें वहाँ जो पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को ज़्यादा मान्यता था, वैसे मान्यता देने वाले निरंकुश शासक को क्या करना है, उनके उखाड़ फेंकना है और पादरी वर्ग का जो विशेष अधिकार मिला हुआ है वो समाप्त करना है। क्योंकि उदारवादी हमेशा सोचते हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे पादरी हो, कुलीन हो या सामान्य किसान हो, सबका बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा फ्रांस में नहीं था, यही कारण था कि वहाँ फ्रांसीसी क्रांति हुई। रूढ़िवादी का मतलब होता है, रूढ़िवादी उदारवादी के ठीक विपरीत होता है, उदारवादी के विपरीत है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मानते हैं कि राज और समाज में जो स्थापित परंपरा है वही बने रहे, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहते हैं। यानी मतलब रूढ़िवादी सोचते हैं कि जो हम लोग जो मलाई खा रहे हैं, जो हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है, जो हम लोग का संपत्ति है वो बने रहे। लेकिन उदारवादी सोचते नहीं, सब एक देश में जन्मा है तो सबका बराबर अधिकार है। लेकिन रूढ़िवादी के साथ है कि नहीं, जो पुराना नियम बना हुआ है कि हमको वैल्यू मिलता है, हमारे पास संपत्ति हो, हमारे पास संपत्ति का अधिकार वो बना रहे, वो अधिकार ना जाए, ये रूढ़िवादी सोचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो उदारवादी रूढ़िवादी एक दूसरे के विपरीत है। उदारवादी नए विचार के लोग हैं, सब समानता चाहते हैं, लेकिन रूढ़िवादी को आदत है, उनके पास संपत्ति है, सरकार भी उससे मतलब सहायता करती है, तो इस प्रकार सोच चाहती है कि हमें वही लाभ मिले, वही हमारा ऊंच नीच बना रहे, गरीबों का सद्भेदभाव बना रहे, गरीब को गरीब ही रहने दिया जाए, अमीर अमीर ही रहे, ऐसा उनका विचार है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो और भी कुछ परिभाषाएं हम लोग जानेंगे। जैसे अब हम लोग जानेंगे जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह का अर्थ होता है एक प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मतदान इसको बोलेंगे, जिसके डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी जैसे में एक प्रस्ताव रखा जाता है, जन्म लोगों का जुटा लिया जाता है, उसमें कुछ बात रखा जाता है कि ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष पूछा जाता है। अगर जन में लोग मत में नहीं माने, उसका मन है कि हाँ ये होना चाहिए, सब लोग एक संग्रह हुए हैं, जमा हुए हैं, अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, ये प्रस्ताव को पास होना चाहिए, तो होता है, और नहीं हो पास होने के लिए उन लोग बोलता है तो नहीं होता। तो इसमें जनमत संग्रह कहते हैं, क्योंकि एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ये समझ गया मताधिकार मतलब क्या होता है? जो वोट देने का अधिकार को क्या कहते हैं? मताधिकार कहते हैं। भारत में भी हम लोग 18 वर्ष हो जाते हैं तो अपना वोट देने का अधिकार होता है, तो हम लोग अपना मत का यूज करते हैं, तो वही मताधिकार हो गया। अब दो
हम रूपक के बारे में पढ़ना, एक जर्मेनिया और एक मारियान। जर्मेनिया समझते हैं, जर्मेनिया कहाँ, एक नारी रूपक है, एक नारी रूपक था जिसे जर्मनी जो राष्ट्र का प्रतीक मानते हैं, राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। जर्मनिया क्या कर रहता है, बलूत का वृक्ष के पत्ते को मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी के बलूत वीरता का प्रतीक है। अब जर्मनिया क्यों पहनती है पत्तों के मुकुट, बलूत के पत्तों के मुकुट? क्योंकि वहां पे बलूत का जो वृक्ष है वहां जर्मनी के वीरता का प्रतीक है, जर्मनी का वीरता का प्रतीक है। तो ये नारी रूपक है। नारी रूपक का मतलब जैसे हम लोग महात्मा गांधी को कैसे बोलते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, एक सभ्य आदमी है, वो हम लोग का एक पहचान है। इसी प्रकार से जर्मनिया एक नारी रूपक में थी जो जर्मनी के राष्ट्र के प्रतीक थी। इसके बाद है मारियान। मारियान के बारे में जानेंगे। मारियान एक नारी रूपक है जिससे फ्रांस, वो जर्मनी की थी, फ्रांस में स्वतंत्रता गणतंत्र का प्रतीक माना जाता है। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक याद बने रहे। देखिए मारियान एक नारी रूपक है, हमारे एक प्रतीक है उस देश की। किस चीज का प्रतीक है? फ्रांस का स्वतंत्रता का प्रतीक है, गणतंत्र का प्रतीक है। इनका जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं जो चौराहे पर लगाए हैं, ताकि जो भी अगर लोग चौराहा से गुजरे तो उस मूर्ति को देखकर ये अपने देश के प्रति जो स्वतंत्रता और गणतंत्र का मतलब अपने देश के प्रति प्रेम भावना बना रहे। इसलिए आज हम अपने भारत देश में भी देखते हैं कि महान महान नेताओं का जो हमारे देश में के लिए अपना बलिदान दिए, कुर्बानी दी, अपना सहयोग दिया, उनका भी लगा हुआ रहता है, ताकि हम लोग से सीखते हैं कि इन्होंने क्या किया, इनका क्या खूबियां था जो हमें ग्रहण करने की जरूरत है। इसी प्रकार मारियान का भी मूर्तियां लगाई गई थी। अब है बिस्मार्क के बारे में हम लोग जानेंगे। बिस्मार्क कौन थे? तो बिस्मार्क देखिए, बिस्मार्क जर्मनी के एक महान नेता थे। उसने जर्मनी को एकीकरण में, जर्मनी बिखरा हुआ था तो उसको एकीकरण में भूमिका निभाए। तो बिस्मार्क थे जो जर्मनी के थे। रूसो एक महान विचारक थे। रूसो क्या थे? एक महान विचारक थे। ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग जर्मनी एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन है? जर्मनी जो बिखरा हुआ था कई भागों में, उसको एक मिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन है? तो पर्शिया का शासक विलियम प्रथम है। पर्शिया का शासक कौन है? विलियम प्रथम है। और पर्शिया का चांसलर बिस्मार्क का मुख्य भूमिका निभाए हैं। इसके बाद इटली एकीकरण, इटली भी बिखरा हुआ था, इसको भी एक में किया। एकीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो बिखरा हुआ है राज, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ देश, उसको माने उस को हमको क्या करना है? एक में करना है। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको एकीकरण कहेंगे। एकीकरण में एक में करना, जैसे इसमें है इटली के मेजनी, काबूल और गरिबाल्डी, जिसे महान क्रांतिकारी कहा जाता है। सार्डिया का शासक विक्टर एमैनुअल भी है ना। तो ये सब एमैनुअल द्वितीय, तो याद करने का है कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन जर्मनी के एकीकरण में अपना भूमिका निभाए। एकीकरण का मतलब होता है भारत में आजादी के बाद भारत भी बिखरा बिखरा था सारा राज्य, तो हमको एक में किया गया था। कहीं कोई तंत्र चल रहा था, कोई कहीं तंत्र चला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने मिलकर इसको एक में गुथने का काम किया। तो एकीकरण का मतलब होता है कि बिखरी हुए को एक में करना। तो जर्मनी के एकीकरण में कौन अपना भूमिका महत्वपूर्ण निभाया? इटली के कौन निभाया? जो कि हम आप लोग को बताएं। इसके जस्ट बाद अब हम लोग समझेंगे। अब यहाँ से जो चैप्टर का मतलब तो परिभाषाएं हो गया, चैप्टर का मुख्य जो बिंदु है वो यहाँ से क्या होता है? स्टार्ट होता है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या था? आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या था? आखिर उदय कैसे हुआ? लोगों के मन में, लोगों के विचार में क्या आया? आखिर वहाँ क्या देखा गया, क्या कमियां नजर आया? तो लगा कि हम इसको सुधार के हम राष्ट्रवाद के यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम उन लोगों का प्रकट हुआ कि नहीं, हम लोग इस अन्याय और इस दलदल में हम लोग न जिए, हम लोग स्वतंत्र पूर्वक होकर जिए। तो कैसे आया? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण होता है, बिना कारण कुछ होता नहीं है। तो निरंकुश शासन व्यवस्था। क्यों राष्ट्रवाद का आया? अपने देश के प्रति प्रेम आया, क्योंकि वहाँ निरंकुश शासक था। वहाँ जो सामाजिक संरचना था, जिसमें पादरी वर्ग हो गया, कुलीन वर्ग हो गया और सामान्य किसान जो थे, तो पादरी और कुलीन वर्ग का ज्यादा अधिकार था और सामान्य जो लोग थे उस पर अधिकार नहीं था, और उस पर बल्कि ऊपर से टैक्स अधिक से अधिक लगाया जाता था उनको, मतलब उनके गरीब को भी वो गरीब करते थे। तो इस प्रकार से बहुत अन्याय होता था, खाने खाने को मोहताज थे लोग और ऊपर से टैक्स। तो ऐसी स्थिति में हमको शासन व्यवस्था के कारण ही राष्ट्रवाद में उदय का कारण बन गया। अच्छा, लोगों का शोषण राजाओं, जमींदारों, पादरियों और कुलीनों द्वारा किया जाता था। अब सरकार चूंकि वहाँ के तीन वहाँ का तीन वर्ग था, जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और किसान वर्ग। तो ये किसान वर्ग को टैक्स लगता था, इसको सताया जाता था। ये कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग दोनों मिलकर इसको सताते थे और इन्हीं को ज्यादा सरकार भी
हक देती थी, तो कहीं ना कहीं सरकार ही वहाँ की ऐसी खराब शासन व्यवस्था के कारण बन रही थी। तो उस सरकार को हटाने का काम किसान वर्ग के जब लोग पढ़ लिख लिए, जब मध्यम वर्ग एक नया किसान वर्ग से ही, और जिसका तीसरा जो वर्ग है उससे जो पढ़े लिखे हुए, तो उन लोग जागरूक हुए, तब इस व्यवस्था को खत्म किया। वहाँ पे राजतंत्र को हटाया गया, यानी लुईस सुलामी को हटाया गया। तब इसको नेपोलियन का शासनकाल आया, नेपोलियन बोनापार्ट का, है ना। तो लोगों का शोषण होता था, लोगों का शोषण किसके द्वारा होता था? तीसरा वर्ग, किसान वर्ग को लोग, किसान मजदूर, इन वर्ग को बुल्नो मादरी वर्ग करते थे शोषण। इससे भी वहाँ के लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा और ये हुआ। उदारवादी विचार आया, उदारवादी विचार आया। उदारवादी में जो नया सोच, जो पहले हम पढ़ा चुके हैं कि देश के प्रति सभी को प्रेम, समानता का अधिकार मिले। ऐसा नहीं है कि पादरी और कुलीन को कुछ ज्यादा अधिकार मिले और किसान गरीब को कम मिले, ये चीज आया उन लोगों में। तब ये राष्ट्रवाद का कारण बना। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा आया कि सब स्वतंत्र है, सब समान है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बंधुत्व मैंने क्या, मिलजुल कर रहना चाहिए। समानता में सब समान रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। अच्छा, शिक्षित मध्यम वर्ग आया, शिक्षित मध्यम वर्ग आया, वही किसान वर्ग से और से ही शिक्षित मध्यम वर्ग बना। इनका भी भूमिका रहा बहुत ज्यादा। औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग का बढ़ावा हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान आया, लोगों को नया नया विचार आया, इसका प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद का विचारों को फैलाया, और फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाया। इस प्रकार से देख रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कारण बना। अब हम लोग आगे देखेंगे यूरोप में क्या हम लोग देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, वहां पर राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्रवाद के निर्माण पढ़ेंगे हम लोग। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का मतलब यूरोप में राष्ट्रीय पहचान, संस्कृति की भावना को मजबूत करना और विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करना। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का मतलब ये हुआ कि यूरोप में राष्ट्रीय पहचान, मतलब आप हम जैसे जिस देश के हैं उसमें पहचान क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसके भावनात्मक लगाव क्या है, उसको मजबूत किया। लोग सब मिलजुल के अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दिए। विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण किया गया, इस प्रकार से निर्माण किया गया। और भी देखिए, यूरोप में कई बड़े और छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप में बहुत कई बड़े और छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप में चूंकि एक राष्ट्र था नहीं, एक देश तो था नहीं, बहुत से देशों का अति हुआ। इटली में का एकीकरण हुआ, जर्मनी देशों का एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार से इटली एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, यूरोप में छोटे छोटे राष्ट्र का उदय हुआ, माने बना। और राष्ट्रीय लोगों का राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए कि हमारा ये हमारा झंडा है, ये है। तो इस प्रकार से वहां राष्ट्र का क्या हो गया, निर्माण हुआ। राष्ट्र का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और भी इसमें है राष्ट्र निर्माण से संबंधित बातें और भी है। जैसे में देखिए, इन उपनिवेश विदेशी शासन से आजादी, जो उपनिवेश है, जो विदेशी शासन था, उससे आजादी के लिए आंदोलन हुए। जब लोगों को जागरूकता आई तो आंदोलन हुआ। अच्छा, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान होना चाहिए, सांस्कृतिक पहचान होना चाहिए, आदि का सम्मान होना चाहिए। यानी अगर आप एक देश के अंदर रहते हैं तो आपका एकता कैसा रहेगा, तो लगेगा कि हमारा एक भाषा है, हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा है। तो आपसी में क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर लगाव होता है तो एकता बनता है। एकता बनने से राष्ट्र का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। हम लड़के अपना देश को अपना ले सकते हैं। अब देखिए, वहाँ का जो यूरोप का सामाजिक संरचना था, वहाँ पर उस समाज में कौन कौन किस किस प्रकार के लोग रहते थे, यूरोप में सामाजिक संरचना क्या था। यूरोप में सामाजिक संरचना के बारे में जानेंगे। जैसे कोई भी देश हो, वहाँ पे क्या जाति धर्म के लोग किसका है, तो सबसे ऊपर तो राजा आता है, उसका वर्ग राजा आता है, यानी और वहाँ के लोगों का वर्ग था। पहला वर्ग था पादरी। पहला वर्ग क्या था, पहला वर्ग था पादरी वर्ग था, जो जिनको ये पूजा पाठ वगैरह वहाँ जो करते थे। दूसरा वर्ग है कुलीन वर्ग है, बहुत धनवान हुआ कर। तीसरा वर्ग में किसान आ गया, आम लोग हो गए, वकील हो गए, कारीगर हो गए, मजदूरी टीसी, बहुत सारे मतलब इत्यादि आते हैं। अब पहला वर्ग के गुण देखिए, पहला वर्ग क्या था। इसमें देखिए कि वहां पे लड़ाई का मेन था कि अगर राजा अगर समान भाव से सबका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग को एक भाव से देखती तो झगड़ा का कारण नहीं बनता। लेकिन वहां पे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग से टैक्स भी लिया जाता था, हर प्रकार सुविधा था, सब अमीर थे। अब तीसरा वर्ग में जो किसान लोग थे, गरीब को गरीब थे, इन पर टैक्स लगा जाता था। तो इन लोग की जनसंख्या भी ज्यादा था, पादरी और कुलीन वर्ग की जनसंख्या भी कम था।
तो इन लोग जब एकता में आए तो ये शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंके। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सबको समान भाव से देखता राजा, राजा का मतलब क्या होता है कि उसके देश में रहने वाले सभी उसके पुत्र के समान होते, लेकिन ऐसा भेदभाव करता था, इसलिए वहां पे शासन व्यवस्था को में लड़ाई का कारण बना। यूरोप में समाजवाद, और इसी कारण से वहां पे एक समाजवाद आया, राष्ट्रवाद आया, और राष्ट्रवाद के बाद वहां पे लोगों में एकता बढ़ा। और वहां पे अब देखिएगा, पहला वर्ग पादरी वर्ग में कुछ बातें हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए, पहला वर्ग में पोप, बिशप और पादरी वर्ग तीनों, परंतु चर्च का मुखिया पादरी होता था। चर्च जैसे हम लोग के हिंदू में मंदिर होता है, चर्च होता है, उसका मुखिया क्या होता था, यानी पुजारी क्यों होता था, पादरी होता था। अच्छा, पादरी किसको नहीं बनाया जा सकता था, तो पादरी नहीं बनाया जा सकता था जैसे में महिला लोग को, विकलांग लोग के, दास लोग के पादरी नहीं बना सकते थे। हमको नहीं लगता है कि भारत में ही भेदभाव है, विदेशों में भी इस प्रकार से भेदभाव देखने को मिलता है। आप पढ़ते हैं तो मिलता है। दूसरा में ये शासक के चंगुल से स्वतंत्र थे, किसी प्रकार से पहला यानी पादरी वर्ग को टैक्स वगैरह नहीं लगता था, स्वतंत्र थे, इनका जैसी इच्छा था वैसे करते थे। चर्च के पास विशाल एकड़ भूमि था इन लोग के पास। अच्छा, चर्च को लोग पूजा करता था, तो इन लोग के पास चर्च का जो, जैसे हम लोग मंदिर का भूमि होती है, चर्च का भूमि का विशाल मान एकड़ भूमि था, बहुत था। बिशप इसके संरक्षक थे, और इसके देख रेख करने का काम बिशप का था, और पूजा करने का काम पादरी लोगों का था। चर्च ने अपना राजस्व दशमांक का मतलब होता है एक एकत्र करता था, लोग टैक्स लेता था, 1/10 भाग लेता था, वो भी गरीब से ही लिया जाता था। अपना राजस्व टैक्स लेता था, ठीक है, कितना लेता था, दशांक यानी 1/10 लेता था। ये इसमें इन लोगों के पास था। और देखिएगा, चर्च के पास क्या था, चर्च धनी लोग थे, चर्च में सब लोग धनी थे, बहुत लोग धनी थे, क्योंकि सरकार इसको सहायता करती थी, राजा सहायता करती थी। चर्च रविवार को प्रार्थना का आयोजन करता था, लोग पुरोहित का भाषण सुनते थे, और वहाँ के लोग जो थे, गरीब गुरबा लोग, किसान लोग, अपना पुरोहित का भाषण सुनते थे। सभी अधिकार था उनके पास, पादरी के पास सभी अधिकार थे, उनकी जनसंख्या भी कम था। फिर भी इन लोग के देखिए, कुछ चर्च के कुछ रीति रिवाज था, जिसमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना था, यानी कुछ रीति रिवाज होता था, हर धर्म का रीति रिवाज होता, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया जाता। चर्च में भिक्षुओं और भिक्षुनियां शामिल थे, भिक्षु और भिक्षुनियां और लेडीज लोग होते, भिक्षु पुरुष लोग होते हैं, वे शामिल थे, है ना। अब इसके बाद दूसरा वर्ग आ गया, कुलीन वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा वर्ग हो गया कुलीन वर्ग हो गया। इसका क्या था, कुलीन वर्ग राजा से नीचे थे, फ्रेंच भाषा बोला करते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे, इनको भी विशेष अधिकार था, वंशानुगत उपलब्धियां प्राप्त थी, इसे अभी जात वर्ग भी कहा जाता है। इन लोग का वंशानुगत था कि जन्म पर आधारित था, कि जैसे कोई कहता है ना कि राजा के बेटा राजा, तो इसी वंशानुगत इन लोग कुछ उपाधियां प्राप्त था। इनका भी जनसंख्या कम था। यूरोप का सर्वाधिक संपन्न परिवार था, यूरोप में इन लोग सर्वाधिक संपन्न परिवार था, यूरोप में सर्वाधिक संपत्ति। ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। ग्रामीण क्षेत्र में इनको बहुत संपत्ति था, जायदाद था, जमीन था, और शहर में इन लोग बड़ा बड़ा हवेलियां यानी घरों था। ये सोच सकते हैं कि पादरी और कुलीन वर्ग के ही पास सब कुछ था, जनसंख्या कम होने के पर भी, और वहां के किसान को कितना सताया जाता होगा, तो लड़ाई तो होना ही था। सबसे शक्तिशाली समूह था इनके पास, क्योंकि जिसके पास धन है, संपत्ति है, जिसके पास राजा का हाथ है, तो मजबूत होगा ही। कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती थी, लगभग समानता था, क्योंकि उन लोग के पास कोई कमी नहीं था, तो समान ये था उन लोगों के पास। अब हम लोग आगे देखेंगे, तीसरा वर्ग किसान, आम लोग, मजदूर, वकील थे, अधिक जनसंख्या था। निम्न वर्ग इनको कहा जाता था। जमीन था, पर छोटे छोटे टुकड़े की जमीन थे, ना ही के बराबर समझिए, किराए पर रहते थे इन लोग। किसान वर्ग देख सकते हैं, दोनों में आप तुलना कर सकते हैं, आप आगे पढ़ चुके हैं। यूरोपीय समाज में असमान रूप से इन लोग को विभाजित किया गया था, असमान थे, कोई बहुत गरीब था, किसी को खाने को नहीं मिलता था, इतनी खराब स्थिति था। किसान जमींदार को शुल्क देते थे, किराएदार किसान जमीन को मालिक नहीं होते, बल्कि जमींदार से जमीन पट्टे पर लेते थे। इन लोग के पास अपना जमीन नहीं होता था, जमींदार से ही पट्टा पर लेते थे, और हीन दृष्टि से इनको देखा जाता था। गरीब को हमेशा हीन दृष्टि से लोग देखते हैं, अमीर लोग देखा करते हैं। खराब जीवन था इन लोग का, कुछ संपत्ति नहीं था, मृत्यु दर ज्यादा था। अब खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, तो लोग तो मरेंगे ही, क्योंकि पैसा नहीं था इलाज कराने का, तो दिक्कत था। तो आप समझ सकते हैं कि पादरी, कुलीन और किसान वर्ग में कितना अंतर था, अब देख सकते हैं, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा।
अच्छा, अब इसी तीसरा वर्ग से यानी किसान, आम लोग, मजदूर, किसान वर्ग से एक नया वर्ग का जन्म लिया जिसे मध्यम वर्ग, नया मध्यम वर्ग कहा गया, क्योंकि लोग पढ़ लिख के यही लोग कमाल करते हैं, अपने हक को लड़ते हैं। पढ़ा लिखा आदमी अपने हक के लिए लड़ता ही है। नया मध्यम वर्ग क्या आया, या मध्यम धर्म सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे वकील कोई था, कोई डॉक्टर था, कोई उद्योगपति थे, व्यापारी आदि था। पढ़े लिखे के कारण वे लोग समान कानून की मांग किया, जो उदारवादी का राष्ट्रवाद में अपना समान कानून मांगा कि नहीं, यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसमें पढ़े लिखे लोग भी जुटे, वकील, डॉक्टर, उद्योगपति लोग भी आए, ठीक है, और ये अपना मांग किए कि नहीं, सब देश एक है तो सबका समान अधिकार मिलना चाहिए, सबका समान संपत्ति अधिकार होना चाहिए, ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति क्या है। फ्रांसीसी क्रांति 9th में भी हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़े हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। देखिएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोग तो अध्ययन कर ही चुके होंगे। कहता है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर, हाँ बिल्कुल, राजा अन्यायी था, निरंकुश था, उसको समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिक को सौंपी, और वहां के नागरिक को क्या कर दिया गया, वहां का सत्ता को सौंप दिया। इस क्रांति के पहले फ्रांस ऐसा राज्य था जिससे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। यानी जब लोगों को अधिकार मिला, अपना लड़के मिली है, उससे पहले राजा निरंकुश था। फ्रांसीसी क्रांतियों ने अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी सामूहिक पहचान और राष्ट्र भावना की पैदा हो, यानी लोगों में आपसी तालमेल बैठा, एकता बना कि नहीं हम लोग एक होकर लड़ेंगे तब जाके जीतेंगे, भावना पैदा होती है, देश के प्रति प्रेम होता है। इसके बाद नेपोलियन ने 1804 के नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। जब वो राजा बना तो मतलब वो बना तो अपना शासन अपने हाथ में लिया, तो उसने कानून बनाया, नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय एकता उदारवाद के करीब था, है ना। अब देखिए फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या कदम उठाया गया, यानी फ्रांसीसी जो लोग थे उसमें सामूहिक हम लोग एक हैं, इसके पहचान के लिए क्या किया गया। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया, फ्रेंच को क्या बनाया गया, राष्ट्रभाषा बनाया गया। सबके लिए समान कानून बनाया गया, चाहे कोई भी हो। आंतरिक आयात निर्यात टैक्स समाप्त कर दिया गया, जो टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया। भार एवं माप का समान व्यवस्था किया गया, सबको एक भार व्यवस्था किया गया। प्रत्येक राज्य में स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रखा गया, ये किया गया। और देखिए स्कूल कॉलेज छात्राओं को समर्थन के लिए रूप में क्लब बनाया, इस क्लब जिसका गठन किया गया, यानी स्कूल और कॉलेज छात्र के बच्चों, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी इस समर्थन में लिया गया, उसको क्लब बनाया गया। यानी हर तरह की व्यवस्था हुआ, आयात निर्यात टैक्स खत्म किया गया, भार नाप का एक व्यवस्था बनाया गया, सबके लिए समान कानून बनाया गया। तभी तो लोगों में सामूहिक पहचान होगा कि नहीं हम लोग एक हैं, हम लोग अलग नहीं है, किसी का अधिकार ज्यादा नहीं है, किसी कम नहीं। और उसका क्या नाम रखा गया, जो छात्र छात्राएं का समूह को जो बनाया गया था उसका नाम रखा गया जैकोबिन क्लब। और देखिए फ्रांसीसी सैनिक विदेशी क्षेत्र में भेजना, विदेशी क्षेत्र में भेजना ताकि राष्ट्रभाव, और लोगों को विदेशी क्षेत्र में भेजा गया जैसे ताकि राष्ट्र भावना का पैदा हो। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र की विशेषताएं, फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र की विशेषताएं और राष्ट्रवादी की फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र की विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति आंदोलन जिसने 1787 से 1799 के बीच फ्रांस के हिलाकर रख दिया, यानी 1787 से 1799 के बीच जब फ्रांस की क्रांति हुआ, लोग जब जागरूक हुए, लड़ाई किए, तो हिला कर रख दिया पूरा देश को। फ्रांसीसी क्रांति के ठीक पहले फ्रांस की स्थिति इतना खराब था कि लोग भूखे मर रहे थे, जबकि कुलीन लोग विलासिता की जीवन जी रहे थे। यही अत्याचार फ्रांसीसी क्रांति का रूप लिया। यानी फ्रांस में क्या था कि कुलीन और पादरी लोग अच्छा जीवन जी रहे थे, पूरा धनवान थे, पैसे वाले थे, हर तरह की सुविधा था, उसके राजा भी साथ देता था, लेकिन वहाँ गरीब लोगों का अत्याचार किया जाता था। तो इस बीच में लोगों ने, गरीब लोग जब मध्यम वर्ग आया तो इस प्रकार से मिलकर वहाँ के राजा को, शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका, है ना। वहाँ के लोग वर्ष 1789 के मध्य वर्ग क्रांति का शुरुआत किया। इस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का नारा दिया गया कि सब एक है। इस प्रकार से वहां लड़ाई में जीता गया, जो समान भावना सबको बीच में आया कि नहीं सब हमें एक है। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में सुबह कहां से हुआ, पेरिस राज में। कहां हुआ, पेरिस राज में बैस्टिल जो कि एक जेल था, कि किला था, जेल का किला, उस पर हमले के साथ विद्रोही पर हमला किया गया और वहीं से शुरू हुआ बैस्टिल पर, क्योंकि राजा का दमनकारी शक्ति का प्रतीक था। वहीं से
राजा दमनकारी अपना चलाता था। अब देखिए फ्रांसिस क्रांति का कारण क्या था? समाजीकरण था, जिसमें पादरी, समाजीकरण माने समाज में किसका ज्यादा महत्व था? तो समाज में पादरी कुलीन वर्ग का समय आम लोगों का बुरा हाल था, जबकि पादरी और कुलीन खुशहाल थे। ये सामाजिक कारण बना। फ्रांसिस क्रांति का कोई कारण तो होगा, तो ये सामाजिक कारण था। और भी दूसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब होता है फ्रांसीसी जनसंख्या 1715 से 1789 की जनसंख्या 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गया। इससे खाद्यान्न की मांग बढ़ा और सरकार खाद्यान्न जुटाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि सारा धन तो कुलीन पादरी वर्ग के बीच पास था। राजनीतिक कारण क्या था? लंबे युद्ध के वित्तीय संसाधन खत्म हुआ जब लुई सलामे गद्दी पर बैठा, चूंकि पहले लड़ाई लड़ा था, तो लुई सलामे जब गद्दी पर बैठा तो उसके पास कुछ नहीं था, संपत्ति नहीं था, तो वह जीता भी था, विलासिता की जीवन खर्च करता था। इस प्रकार से टैक्स की भार बढ़ा और आम जनता पर उसने टैक्स ठोक दिया। तो इसके लिए भी कारण बना। और राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या है भाई? राष्ट्रवाद की विशेषताएं कई बार बता चुके हैं। जैसे फ्रांस में शासन संविधान पर आधारित था, वहां का शासन फिर क्या हुआ? संविधान पर आधारित था। समानता, राष्ट्रवाद की विशेषता तो यही ना है कि शासन संविधान पर आधारित हो, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार हो, आयात निर्यात में टैक्स समाप्त, नेशनल असेंबली का गठन, अपना फ्रांसीसी झंडा हो, राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच को बनना, माप तौल का समान व्यवस्था। ये सब व्यवस्था के बाद राष्ट्रवाद की विशेषता देखेंगे कि राष्ट्रवाद की, अगर राष्ट्रवाद आया तो राष्ट्रवाद आने के बाद क्या बदलाव हुआ? तो ये सब बदलाव हुआ। माप तौल की एक समान व्यवस्था था, राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच बनाया गया, अपना झंडा बनाया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, आयात निर्यात पर टैक्स समाप्त किया गया, सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, माने सब समान हो, स्वतंत्र है और मिलजुल कर रहे। फ्रांस का शासन संविधान पर आधारित था। अब नेपोलियन का शासन काल आया, क्योंकि राजा का शासन काल जाने के बाद उसके जस्ट बाद किसका शासन आता है? नेपोलियन का शासन आता है। नेपोलियन क्या शासन किया? नेपोलियन जब शासन पर आया तो प्रजातंत्र को हटाकर, राजा के बाद प्रजातंत्र के बाद, राजा के बाद प्रजातंत्र, उसके बाद इसका हटाकर वहां राजतंत्र स्थापित किया। आप देख सकते हैं राजतंत्र स्थापित किया। 1804 में सीनेट लोगों के उससे सम्राट चुना, सीट लोग क्या चुने? सम्राट चुने। और नेपोलियन नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक समारोह में खुद को ताज पहनाया और जोसेफिन महारानी को भी ताज का प्रतीक बनाया गया, जो 1804 से 1814 तक चला। 1815 वाटरलू लड़ाई में तो नेपोलियन ये हो गया। तो आप खुद को क्या जोसेफिन को भी महारानी का ताज पहनाया और खुद भी ताज पहना। ये था। बस कुछ समय बाद बस खत्म हो जाएगा ये। अब आगे देखिए, व्यापार में आवागमन में संचार का ज्यादा विकसित किया, व्यापार का, आवागमन का, संचार का व्यवस्था किया। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों को कब्जा किया। जब शासन में आया तो कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया और जबरन सैनिक भर्ती किया, क्योंकि उसको अपना मजबूत बनाना था शासन व्यवस्था को। अब देखिए 1804 में नेपोलियन संहिता आया। अच्छा, उसने जब राजपाट संहारा, जब वो बना, तो उसने एक नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता चलाया आम जनता के लिए। क्या किया? तो 21 मार्च 1804 को नेपोलियन संहिता की स्थापना किया। फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में इसे जाना जाता है, जिसे आम दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। आज पूरे दुनिया में बहुत जगह यूज किया जाता था नेपोलियन संहिता, यानी वो जो कानून जो बनाया था। जैसे जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्ति, अगर कोई जन्म के आधार पर उसको कोई अधिकार मिला हो, जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग में जन्म लिए तो हम ये रहेंगे, उसको हटाया। धार्मिक की स्वतंत्र, सभी धर्म में ला सकते। सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी में कौन लोग आ सकते हैं? जो योग है, जो उसमें सक्षम है। आपराधिक कोड बनाया गया, सैन्य कोड बनाया गया, वाणिज्यिक कोड बनाया गया। अच्छा, नेपोलियन ने नए संविधान का पालन किया, जिसे कौंसिल बनाया, जिसे तानाशाही शासन से कम नहीं था। मतलब ये जो उन्होंने नया संविधान बनाया, ये भी उसी प्रकार तानाशाही शासन को ही कहा जा सकता है। दास प्रथा की समाप्ति किया, शिक्षा पर जोर दिया, संपत्ति के अधिकार को ये किया, कानून के सामने सबकी समानता दिखाया, समानता व्यवस्था को क्या समाप्त किया, जिसको ज्यादा भूदास था। किसान में भूदासत्व, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाया, प्रशासनिक विभाग का गठन किया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ काम भी किया। दास प्रथा की समाप्ति, शिक्षा को लाया, संपत्ति के अधिकार के बारे में कानून बनाया, कानून सबके सामने सबके बराबरी का दिया, भूदास
दासत्व का और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, वो दासत्व को जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाया। तो इस प्रकार से काम भी किया। सरकारी नौकरी में लोग जा सकते थे, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। अगर आप यानी पैसे वाले घर जन्म लेते हैं तो आप उस प्रकार से अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं किया गया, है ना। आगे देखिए, आगे हम लोग इसको देखेंगे क्या है। आगे देखिए हम लोग इसमें बीना एक जगह है जहाँ कांग्रेस में 1815 बीना कांग्रेस मतलब हुआ 1815 में क्या किया गया, एक संधि हुआ। संधि का मतलब क्या हुआ कि संधि का मतलब होता है कि दो लोगों को मिलना, ऐसा हम बोलेंगे। बीना कांग्रेस में क्या हुआ 1815 में जब देखा कि नेपोलियन भी बहुत अन्याय करने लगा, तो ब्रिटेन, पर्सा, रूस, ऑस्ट्रिया, यूरोपीय शक्तियां मिलकर पोलियो को हराया। 1815 में उसको हरा दिया, क्योंकि वो भी उसी प्रकार शासन व्यवस्था चलाना चालू कर दिया। प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने को बीना में लोग इकट्ठा हुए, जिसके अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के कौन अध्यक्षता किया, उसका माने अध्यक्षता कौन, तो चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने उसकी अध्यक्षता किया। यानी बीना कांग्रेस में ये हो गया कि चूंकि नेपोलियन का भी शासन बहुत खराब चल रहा था, वो भी दमनकारी हो गया था, निरंकुश जैसा राजा जैसा था, तो उसको लोग ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया मिल के 1815 में बीना जगह पर संधि हुआ और मिलजुल कर उसको क्या किए, खात्मा किए। और उस समय जिसे अध्यक्षता कर रहे थे इसके लेकर तो ड्यूक मैटरनिक थे। अब 1815 की विशेषताएं क्या है, संधि में क्या विशेषताएं, क्या संधि में क्या बात रखा गया भाई, उसकी विशेषता क्या है। तो फिर से देखिए, ये तो हुआ लेकिन और गलत हुआ। फिर फ्रांस में बोर्बो राजवंश जिन्हें वो रूढ़िवादी लोग, फिर उनका व्यवस्था हो गया। पहले तो स्टार्टिंग में रूढ़िवादी लोग था ही, जैसे में लुई 16 में, उसके बाद शासन जनता, उसके बाद क्या बोलते उसको, नेपोलियन का शासन काल आया, वो भी सही नहीं हुआ था। फिर वहां पे फिर रूढ़िवादी, उदारवादी रूढ़िवादी का अति हुआ। अब फिर बोर्बो राजवंश जो राजा था उसी वंश के फिर बैठाया गया। रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का उद्देश्य था, माने इस संधि में क्या रूढ़िवादी लोग को बैठाने का था, फिर तो गलत हो रहा था भाई। जिसको हटाया, जिसको मार के अति किया, उसको फिर बैठाया गया। फ्रांस में उन इलाकों में खो दिया जो कुछ समय में जीता था। अच्छा, नेपोलियन फ्रांस को जो फ्रांस में जो जीता था, उसको भी इन लोग रूढ़िवादी लोग हथिया लिए। फ्रांस की सीमा का विस्तार को रोक दिया गया कि फ्रांस की सीमा ज्यादा ना बढ़े कि फिर हम लोग को दिक्कत हो। तो इस प्रकार से यानी नेपोलियन के बाद जो बीना का संधि हुआ उसमें रूढ़िवादी आ गया। यानी बोर्बो राजवंश कौन राजवंश था, तो वही तो लुई 16 में तो बोर्बो राजवंश का था ही, तो उसी का फिर शासन काल आ गया, उसी के माने कि उससे संबंधित लोगों का आया, तो फिर तो वही बात हो गया। अब संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। 3 निर्णय लिया गया, क्या लिया गया, फ्रांस की सीमा को कई राज्य के कायम कर दिया। फ्रांस की सीमा ज्यादा ना बढ़े, फ्रांस ज्यादा बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगा, ये कहा गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश की सत्ता में बहाल किया। देखो, फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा को मारा था, बोर्बो वंश का समाप्त कर किया गया था, फिर उसको बहाल कर दिया गया रूढ़िवादी लोग, क्योंकि रूढ़िवादी वो लोग तो चाहते ही थे कि ये राजा बनेगा तो हमको फायदा होगा, तो वो लोग फिर आ गया। अब तीसरा राजतंत्र में जारी रखा गया। बताइए, बड़ा गजब की कहानी था। तो अब क्या होता है, देखिए, अब ऐसा हुआ न्याय, तो फिर लोग वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, फिर एकता आया, फिर यूरोप में क्रांतिकारी हुआ। अब यूरोपीय सरकार के इन सारे निर्णय को विरोध क्रांतिकारी ने जन्म लिया। फिर इन लोग उसी वंश को दे दिया था, तो इसके विरोध में यूरोपीय सरकार इन सारे निर्णय को विरोध में क्रांतिकारी का जन्म लिया। राष्ट्र को बढ़ावा देना, स्वतंत्र हेतु लगना, फिर स्वतंत्र कराने में लोग लग गए। बिना संधि का विरोध करने लगे कि नहीं, जिसको हम हटाएं उसी को फिर लाया गया। गणतंत्र के बाद कानून में बदलाव, गणतंत्र के बाद कानून में बदलाव, गणतंत्र में कानून का बदलाव। जब फिर उन लोगों को उसको हटा के फिर गणतंत्र के बाद आया, उन लोग सोचा कि अब दाल नहीं गलेगा, गुरु राजवंश वाले रूढ़िवादी लोग से जब दाल नहीं गलेगा तो फिर हम मिलजुल के क्या करें, इन लोग करने लगे, गरीबी हटाए जाने लगी, मतलब फिर गणतंत्र स्थापित हुआ, तो बेरोजगारी कम होने लगा। 21 वर्ष से अधिक उम्र लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। नारी इस बात या नारी महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। नागरिकों के काम की गारंटी दिया गया, काम मिलेगा। तो इस प्रकार से बड़ी माने कह सकते हैं मतलब कि उथल पुथल व्यवस्था था। अब देख सकते हैं जर्मनी का एकीकरण हुआ, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग क्या हुआ, एकीकरण, तो इसको आप लोग AW के रूप में रहेगा, इसको आप लोग अध्ययन करें। इस प्रकार समाप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। कम से कम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से पूरा दुनिया जाना कि आखिर किस प्रकार हम किसी देश के कैसे हम उसको सही रूप में ला सकते हैं, है ना। तो चलिए ये हो गया, और जल्द ही हम सुविधा और भी देंगे, थोड़ा सा भी मेरे पास सुविधा कम है। चलिए ठीक है, जय हिंद।